नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये विक्टिम के क्या राइट्स होते हैं, कंपनसेशन का क्या अधिकार है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या अधिकार है, पुनर्स्थापना का क्या अधिकार है, उसके बारे में बात करता है। उसके बाद में हमारा जो दूसरा आर्टिकल है ये यूरोपीय यूनियन और यूएस में जो बिग टेक कंपनीज है उनके लिए कैसे कानून है, क्या सजा के प्रोविजन है, किस प्रकार से ये अपने आप में विकसित हो रहे हैं, उनके बारे में बात करता है। अंत में हमारा न्यूज़ इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो कि कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो की और भी कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट से मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि विक्टिम कंपनसेशन का जो प्रोविजन है वो सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में है। जो पीड़ित को मुआवजा मिलता है इसका जो प्रावधान है वो सीआरपीसी के किस सेक्शन के अंदर, किस धारा के अंदर अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है सेक्शन 350, ऑप्शन बी है सेक्शन 355, ऑप्शन सी है सेक्शन 356 या ऑप्शन डी सेक्शन 357। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। तो वो यह है कि विक्टिम कंपनसेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो पीड़ित को मुआवजा देना है ये हमारी जो आपराधिक प्रणाली है उसमें इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपको साथ में उन सारे प्रावधानों को भी सम्मिलित करना है अपने उत्तरों में जो कि विक्टिम कंपनसेशन से संबंध रखते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे पहले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। विक्टिम कंपनसेशन को कि पीड़ित को जो मुआवजा देने का प्राविधान है उसके बारे में जो बात करता है। तो करन वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी, हाल ही में ये केस में जजमेंट दिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। तो इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि राइट टू डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विक्टिम्स फॉर क्राइम। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक राइट टू कॉम्पनसेशन है, एक राइट टू रिस्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे जो राइट टू कॉम्पनसेशन है उसका अर्थ है मुआवजा और रिस्टिट्यूशन जो है उसका अर्थ होता है कि कैसे हम इनकी पुनः स्थापना करेंगे, कैसे हम पुनर्वास करेंगे विक्टिम का। तो रेस्टिट्यूशन की ब्रीफ में डेफिनेशन दी है कि कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती है, जैसे रिस्टोरिंग एक्ट ऑफ गिविंग एन इक्विवेलेंट फॉर एनी लॉस और इंजरी। जो आपको जो लॉस हुआ है, जो इंजुरी हुई है उसको रिस्टोर करने का ये एक एक्ट होता है। उसके अलावा मेड बाय ऑफेंडर एक्यूज्ड और बाय थर्ड पार्टी, ये जो लॉस है, जो इंजरी है, ये ऑफेंडर के द्वारा या थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा शुड प्रोवाइडेड टू विक्टिम, इट्स डिपेंडेंट्स और फैमिली मेंबर। तो ये विक्टिम तक, पीड़ित तक ही सीमित नहीं है, उनके अंतर्गत जो डिपेंडेंट्स आते हैं, जो आश्रित आते हैं, वो भी साथ में जो फैमिली मेंबर है, परिवारजन है, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा मे रिटर्न टू सोसाइटी इन केस ऑफ हार्म टू इन्वायरमेंट। तो अगर इन्वायरमेंट को हार्म होता है तो आपको सोसाइटी को पे करना होगा। उसके अलावा गवर्नमेंट अथॉरिटी और एजेंसी विल रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल वायलेट्स द लॉ। तो अगर ऐसे केस में गवर्नमेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होंगी जहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा ये लॉ वायलेट किया जाता है। तो यहां पर हमारा सेक्शन 357 ऑफ सीआरपीसी है और उसके कुछ कंस्ट्रेंट है, कुछ रुकावटें हैं जो कि बात करता है राइट टू कॉम्पनसेशन और रिस्टिट्यूशन के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर हम पिछला केस देखें, अंकुश शिवाजी गायकवाड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया इसमें कि लोअर कोर्ट्स मस्ट अप्लाई जुडिशियल माइंड एंड रिकॉर्ड रीजन फॉर पासिंग नॉट पासिंग ऑर्डर्स। तो लोअर कोर्ट जो है, जो हमारे फेस ऑफ द कोर्ट क्रिमिनल सिस्टम या फेस ऑफ द जुडिशरी कही जाते हैं, ये जब भी जजमेंट देते हैं तो इनको अपना जुडिशियल न्यायिक माइंड यूज करने की आवश्यकता है, न्यायिक बुद्धि यूज करने की आवश्यकता है। उसके साथ में आपके क्या रीजंस है ये आपको रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है। जब भी आप कोई ऑर्डर पास कर रहे हो या आप ऑर्डर नहीं भी पास कर रहे हो, दोनों केस में आपको यहाँ पे जस्टिफिकेशन देने की, रीजनिंग देने की, जुडिशियल माइंड यूज करने की आवश्यकता है। तो कंस्ट्रेंट क्या है 357 को लेकर जो लोअर कोर्ट्स को फेस करने पड़ते हैं? सबसे पहले कि जो सेक्शन 357 है उसकी लैंग्वेज जो है वो क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ 357 अलाउड ऑर्डर्स ओनली फॉर सच कॉम्पनसेशन
एस मे बी रिकवर्ड बाय सिविल कोड। तो सिविल कोड के द्वारा जो कॉम्पनसेशन लिया जा सकता है केवल वही मेंशन है 357 में। तो इसके कारण ही जो जजेस है वो अपने दायरे से, लोअर कोर्ट जो है वो अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकता है। तो सिविल कोर्ट जितना रिकवर कर सकता है केवल वो उतना ही ऑर्डर कर सकते हैं कॉम्पनसेशन। उसके अलावा अब्सेंस से कुछ कमी है कुछ चीज़ों की, जैसे यूनिफॉर्म हैड टू ग्रांट कॉम्पनसेशन की मुआवजा कितना दिया जाएगा, इसमें एक समानता नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। उसके अलावा यूनिफॉर्म मैकेनिज्म टू कैलकुलेट कॉम्पनसेशन की मैकेनिज्म, यूनिफॉर्म मैकेनिज्म कैसे रहेगा इसकी भी कोई बात नहीं रही है। एक समान सिस्टम नहीं बना हुआ है इसमें, तो ये भी एक समस्या का विषय है। उसके अलावा सेंटेंसिंग गाइडलाइन की सेंटेंस क्या कैसे किया जाएगा इसकी भी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। तो चलिए ये हम हमारा जो सेक्शन 357 है ऑर्डर टू पे कॉम्पनसेशन की बात करता है। उसके बाद में जो 357A1 है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप 357 का आप रीडिंग जरूर करिए, इसको समझिए जरूर। उसके साथ में 357A जो हम कई बार छोड़ देते हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बात करता है एवरी स्टेट गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पनसेशन टू विक्टिम और हिज डिपेंडेंट हु have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation। तो राइट टू restitution की जो बात है वो 357A सेक्शन में की गई है। तो यहाँ पर जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन सब की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट क्या है और विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट क्या है, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। तो विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट जो है ये इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस दिया गया है कनन वर्डिक्ट में, लाइज इन द यूज ऑफ VIR टू डिटरमाइन क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन। तो क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन कितना कॉम्पनसेशन रहेगा ये तय किया जाता है VIR विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट से। उसके अलावा VIR लूजली बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट। तो विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट जो है उस पर ये बेस्ड रहता है। उसके अलावा नॉट डायरेक्टली मेड बाय द विक्टिम बिफोर द कोर्ट फाइल्ड बाय दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज आफ्टर कंडक्टिंग समरी इंक्वायरी। तो ये विक्टिम के द्वारा डायरेक्ट नहीं किया जाता है, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी इस प्रेजेंट केस में जो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी थी, इन्होंने ये एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके पास किया है। तो अब बात आती है विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट की, तो वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ विक्टिम पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे जब हम विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये सीधे रूप से विक्टिम के द्वारा दिया जाता है, लेकिन विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट जो है ये लीगल सर्विस अथॉरिटी विक्टिम से लेते हैं और उसके बेस पर एक प्रिलिमिनरी एक समरी इंक्वायरी करके वो खुद एक जो रिपोर्ट देते हैं, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी देती है वो विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट है। और जो डायरेक्ट विक्टिम के द्वारा दिया जाता है जिसमें विक्टिम का पार्टिसिपेशन होता है वो विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर इन दोनों चीज़ों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ विक्टिम पार्टिसिपेशन है विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट में, जिसमें फिजिकल इंजरी, इमोशनल हार्म, डैमेजेस और लॉस हुआ है आपकी प्रॉपर्टी को, ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है। उसके अलावा विक्टिम डायरेक्टली एड्रेसेस द कोर्ट एंड कम्स इन टर्म विथ ऑफेंसेस। तो यहाँ पर विक्टिम जो है वो डायरेक्टली कोर्ट से रूबरू होती है और यहाँ पर जो ऑफेंस है उसका पूर्ण डिस्क्रिप्शन होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है विक्टिम और कोर्ट का होता है। उसके साथ में ये हेल्प करता है क्वांटम ऑफ सेंटेंस डिसाइड करने में। तो यहाँ पर जो विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट है इसमें उस बेसिस पे इस रिपोर्ट के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है और वही विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट में इसके बेसिस पे विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है। तो ये हेल्प करता है कॉम्पनसेशन का क्वांटम क्या होगा वो सेंटेंस और फाइन का क्वांटम क्या होगा वो डिसाइड करने में। तो यहाँ पे स्टेप्स कुछ कदम हैं जो ज़रूरी है। सबसे पहला तो 357 में आपको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, आपको लैंग्वेज और क्लियर करने की ज़रूरत है जिससे एक अकाउंटेबिलिटी भी बने। जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है स्टेट की और जो डिस्ट्रिक्ट की होती है उनकी जवाबदेही तय हो, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है इनकी जवाबदेही तय हो, इसलिए ये दोनों चीज़ें इंक्लूड करना ज़रूरी है। उसके साथ में इफेक्टिवली यूज ऑफ VIR एंड VIS, जो विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट और विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट है, इसका एक इफेक्टिव यूज कैसे हो सकता है। तो कैलकुलेशन
तो रिस्टिट्यूशन और जो सेंटेंस होता है उसको कैलकुलेट करते टाइम ये दोनों चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, कोड को राइटर ने बताया है। तो चलिए, रेगुलेशन ऑफ बिग टेक इंडिया। तो बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है, पहले हम जानेंगे कि यूके, यूएस और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपीय यूनियन जो है इसमें क्या कानून है और भारत में किन कानूनों की आवश्यकता है, क्या कदम उठाए गए हैं। तो समाचार में कैसे आया, जो ईयू है उनके द्वारा 2 ड्राफ्ट डिजिटल सर्विसेज लॉ लाए गए हैं। अभी ये ड्राफ्ट आए हैं, इन पे चर्चा होंगी, डिस्कशन होगा। तो ये पूरी एक वैश्विक चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि जब भी ऐसे कानून आते हैं कि जो बिग टेक कंपनी है वो केवल एक देश तक सीमित नहीं है, वो कई अलग अलग देशों में है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं हम कि ये ईयू और यूएस जो है, यूरोपियन यूनियन और यूएस में कैसे कानून है। तो यूरोपियन यूनियन की कानून की काफ़ी तारीफ की जाती है। जो 2 नए कानूनों की बात की गई है वो है डिजिटल सर्विसेज एक्ट एंड डिजिटल मार्केट्स एक्ट कुड पोटेंशियली बी रेंडर बिग टेक लाइबल टू फेस $multi-billion फाइन्स इन यूरोप। तो यहाँ पर जो कानून है, इसमें अगर कोई कंपनी कुछ गलत एक्टिविटी करती पाई जाती है तो यहाँ पे उनको $1 मिलियन फाइन होता है, जो कि कंपनी को अपने आप में बिखेरने के लिए काफ़ी होता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएट करती है एंटी ट्रस्ट केसेस। तो ये गूगल और फेसबुक के अगेंस्ट अभी तक हमको उदाहरण देखने को मिला है। तो लार्ज नंबर ऑफ यूएस स्टेट कलेक्टिवली लॉन्च्ड एक्शन ऑन द 2 कंपनीज। तो इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसके अलावा भी जो स्टेट गवर्नमेंट से डिफरेंट अलग अलग यूएस स्टेट्स की, उन्होंने भी कई कदम उठाए हैं। कई बार उन्होंने कलेक्टिवली एक्शन लिए हैं, इंडिविजुअली कलेक्टिवली, दोनों यहाँ पे एक अप्रोच रही है यूएस में। यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स की जब भी बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन के कानून को काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये भविष्य को देखते हुए जवाबदेही तय करता है। तो भारत में अगर हम देखें तो 2018 में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने गूगल को फाइन किया है, 136 करोड़ का फाइन करा हुआ था फॉर सर्च बायसेस गिविंग अनड्यू स्पेसेस टू इट्स फ्लाइट ऑप्शन इन होम पेज। तो कभी कभी आप देखते हैं जब आपने गूगल पे कुछ सर्च करा है फ्लाइट, जैसे फ्रॉम बेंगलोर टू मुंबई, तो आपको कई बार देखने को मिलता है कि आप फ्लाइट लेकर चले जाते हैं लेकिन आपको महीनों तक वही ऐड दिखाई जाती है। तो इसी का मिसयूज़ किया जाता है। तो जून 2019 में सीसीआई ने, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उन्होंने कहा था गूगल अब्यूज्ड इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन डोमेस्टिक स्मार्टफोन मार्केट। तो यहाँ पर आपने सर्च इंजन में भी आपने डोमिनेंट यूज़ करा अपनी पोजीशन का, अपने स्मार्टफोन मार्केट में भी आपने यूज़ करा। उसके अलावा नवंबर 2020 जो है उसमें भी सीसीआई जो है उन्होंने सीसीआई जो है उन्होंने इनिशिएट करी एक इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिग्ड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय कंपनी टू प्रमोट गूगल पे। तो गूगल पे को प्रमोट करने के लिए, जो कि उनकी पेरेंट कंपनी का ही एक हिस्सा है, कुछ अपनी डोमिनेंट पोजीशन यूज़ करी। इसके लिए भी एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई है जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा। तो ये हमारे आज के कुछ ब्रीफ आर्टिकल्स थे। आज का जो समाचार है, एक ही हम समाचार की बात करने वाले हैं, वो है क्रेन आर्बिट्रेशन केस के बारे में। तो भारत ने ये केस जो है लूज कर दिया है। तो यहाँ पर क्या मुद्दा था, तो क्रेन एनर्जी पीएलसी वॉन अ मेजर रिलीफ ऑफ $0.2 billion in retrospective tax on ground that India demands the tax was in breach of the guarantee of fair and equitable treatment। तो यहाँ पर एक बात ये कही गई है इस पर्टिकुलर केस में कि भारत ने जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लाए, ये कहीं ना कहीं इन ब्रीच ऑफ गारंटी ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट है कि फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट का जो एक सिद्धांत होता है, मौलिक सिद्धांत पूरी लीगल जूरिस्प्रूडेंस में, उसका ये वायलेशन है। उसके साथ में द रिलीफ वॉज गिवन बाय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो ये जो रिलीफ है ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा क्रेन एनर्जी को मिली हुई है। तो ये दूसरे अपने आप में भारत के लिए एक आर्बिट्रल सेटबैक है। इससे पहले वोडाफोन का केस हो चुका है, उसके बाद में ये अपने आप में एक दूसरा केस है। तो जब भी हम कदम उठाते हैं, टैक्स इम्पोज करते हैं, तो हमको ज़रूरत है कि हम सारा बैकग्राउंड चेक करें कि हमारा केस जो है वो अपने आप में गलत तो नहीं है, क्योंकि जब भी ये इंटरनेशनल लेवल पे जाता है तो ये गलत मैसेज देता है। उससे हमारा एफडीआई अफेक्ट होता है, जो एक सेंटीमेंट रहता है दूसरी की फॉरेन कंपनीज का भारत के इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट इससे होता है। तो चलिए, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा और कुछ जानकारी चाहिए तो वो आपको लॉसिको की वेबसाइट से मिल सकती है। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।